नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। फिलहाल आगे चलते हैं। तो हमने इसके वीडियो के पहले कैसे क्या भरना है वो समझ लिया था। अब क्वेश्चंस को भरेंगे, 1 से लेकर के 16 तक के क्वेश्चन इसमें रहेंगे। और हम क्वेश्चन नंबर 4 से शुरुआत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 1, 2, 3 जो प्रश्न का जवाब है वो आप पहले यहाँ एप्लीकेशन में दे चुके हैं। देखिए, ये जो है ये पहला प्रश्न हो गया, ये पहला प्रश्न हो गया आपका, दूसरा और ये तीसरा। ये तीनों प्रश्न ऑटोमेटिक फिल होंगे। सिर्फ और सिर्फ आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक ही जनगणना भवन में कई सेंसस हाउस हैं, कई जनगणना एक ही भवन में, एक ही भवन संख्या में कई जनगणना भवन है, तो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। किस जनगणना भवन के बारे में आपको डिटेल भरना है वहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। आगे चौथे प्रश्न में हम जब चलेंगे तो चौथे प्रश्न में हम लोग देखेंगे कि क्या भरना है इसमें। फर्श की मुख्य दीवार, हमने बताया था कि इस 32 के 32 प्रश्नों को कई कैटेगरी में बांटा गया है। वो पिछली वीडियो का लिंक मैं अभी इसमें दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। चौथे प्रश्न में हम लोग ये देखेंगे कि जो फर्श की सामग्री है वो क्या इस्तेमाल की गई है। क्या टाइल्स है उसके घर में, या मिट्टी का फर्श है, या फिर सीमेंटेड फर्श है। ठीक है, तो उस तरीके के फर्श को हम देखेंगे। तो फर्श में कौन सी सामग्री इस्तेमाल की गई है, चौथे प्रश्न में ये भरना रहेगा आपको। और वो कोड वाइज में रहेगा। जैसे मान लीजिए पहला कोड होगा कि मिट्टी का है, तो यहाँ पर एक ढेर सारे ऐसे ऑप्शन लिखे 1, 2, 3, 4 ऐसे करके रखा रहेगा। और यहाँ एक के सामने लिखा रहेगा कि मिट्टी की फर्श है, यहाँ लिखा रहेगा सीमेंट की फर्श है, यहाँ पे लिखा रहेगा टाइल्स की फर्श है। तो जो भी रहेगा आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे, इस 1 नंबर का मान लीजिए मिट्टी का फर्श है, जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ कोड भराएगा आपका। ठीक है, ये सब जनगणना जो है वो कोडिंग पर निर्धारित है। ठीक है, अब मान लीजिए किसी के घर में दोनों चीज़ें हैं। मान लीजिए टाइल्स भी है और फर्श भी है। ठीक है, अब उसमें कौन सा भरेंगे आप, सीमेंट वाला फर्श भरेंगे या टाइल्स का फर्श भरेंगे, मार्बल का फर्श भरेंगे। तो इसमें देख लीजिए ये लिखा हुआ है सामग्री का बड़ा हिस्सा ही मुख्य सामग्री का निर्धारण करेगा। जैसे मान लीजिए 4 कमरों में इसके फर्श है और एक कमरे में टाइल्स लगा हुआ है, तो उसका जो फर्श की मुख्य सामग्री भरी जाएगी वो सीमेंट वाला फर्श भरा जाएगा, ना कि टाइल्स वाला। जैसे मेहमान वाले कमरे में कुछ लोग टाइल्स लगवा देते हैं कि लोग आएंगे बैठेंगे देखेंगे, और बाकी के घरों में सीमेंट का फर्श होता है। तो इस अवस्था में हम लोग भरेंगे सीमेंट वाला फर्श। ठीक है, ऐसे ही जो ज़्यादा मात्रा में जो उस घर के फर्श में इस्तेमाल हुआ रहेगा होगा उसी को भरेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है बहुमंजिला इमारतों के फ्लैटों में फर्श की सामग्री अलग अलग हो सकती है, बिल्कुल अलग हो सकती है। जो भी ज़्यादा रहेगा उसको भर देंगे। बहुमंजिला इमारतों में प्रत्येक जनगणना घर के फर्श को अलग अलग से दर्ज किया जाना चाहिए। हाँ ठीक है, इसको भी आप देख लीजिएगा। मतलब देखना क्या है इसमें कि बहुमंजिला अगर इमारत है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तो उसमें भाई अलग अलग लोग रह रहे होंगे, अलग अलग परिवार रह रहा होगा, तो अलग अलग जनगणना भवन हो जाएगा, तो अलग अलग सबका डेटा भराएगा। ठीक ना। 5वें प्रश्न पे चलते हैं। 5वें प्रश्न में दीवार की मुख्य सामग्री, दीवार में क्या इस्तेमाल हुआ है। अब इसमें भी कुछ लोग जो है मिट्टी की दीवार होगी कहीं, और एक ही घर में मिट्टी की दीवार होगी, एक ही घर में सीमेंट की दीवार होगी, तो उसमें कौन सा ज़्यादा भरेंगे। तो ज़्यादा इस्तेमाल हुआ रहा होगा जो प्रोडक्ट, जो सामग्री, उसी को हम भरेंगे। ठीक है, सामग्री का बड़ा हिस्सा ही मुख्य सामग्री का निर्धारण करता है। कोड 1 से कोड 5, तो मैंने आपको बताया कि कोड के रूप में सब डिटेल्स भरे जाएंगे। तो कोड 1 से 5 तक उन सामग्रियों को दर्शाते हैं जो अस्थायी प्रकृति की नहीं है। जैसे ये वो जो क्या नाम है, घास फूस वाली दीवार हो गई, और उसके बाद थर्माकोल की दीवार हो गई, उसके बाद प्लास्टिक की दीवार हो गई, ये सब अस्थायी प्रकृति की है। ठीक है, अस्थायी प्रकृति की नहीं है। शेष 6 से 9 तक के कोड वाली सामग्रियाँ अस्थायी प्रकृति की होती है। सीमेंट की दीवार हो गई और किसी चीज़ की दीवार हो गई, तो वो सब अस्थायी प्रकृति की हो जाएंगी। तो उसमें 9 से लेकर के 6 तक के कोड में जो उस समय जो उसमें दिया रहेगा आप उसको पढ़ करके भर सकते हैं। मैं इसका वीडियो ज़रूर लेकर के आऊँगा एप्लीकेशन का। आप लोग इस चैनल पर बने रहिए। इस वीडियो, ये जो 32 क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन, 34 क्वेश्चन ये खत्म हो जाएंगे, उसका वीडियो मैं तुरंत एप्लीकेशन का ही लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, एक वीडियो इसके बाद और आएगी जिसमें 32 के 33 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। उसके बाद मैं एप्लीकेशन की वीडियो लेकर के आता हूँ। बाहरी सतह पर प्लास्टर और पेंट होने के कारण अक्सर दीवार की सामग्री का पता लगाना मुश्किल होता है। ठीक है, मान लीजिए अंदर मिट्टी की दीवार है और ऊपर से सीमेंट कर दिया गया, तो अब आप उसको किसकी दीवार लिखेंगे। तो जो अंदर मटेरियल, आइडेंटिफाई वॉल मटेरियल, यहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिफाई वॉल मटेरियल, तो जो अंदर मटेरियल इस्तेमाल हुआ रहा होगा उसकी दीवार को हम लिखेंगे। दीवार की सामग्री की जाँच और पुष्टि तब की जानी चाहिए जब बाहरी सतह से इनका पता लगाना मुश्किल हो। ठीक है, क्योंकि वह प्लास्टर और पेंट की हुई होती है। अंदर मिट्टी की दीवार है, जैसे कई घर होते हैं, वही बताया आपको कि घर की दीवार जो है मिट्टी की होती है, ऊपर से प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है, तो पता नहीं चल पाया। आप देखने में लगेगा कि अंदर भी सीमेंट की दीवार रही होगी, सीमेंट और ईंटे की, लेकिन अंदर कुछ मामला दूसरा होता है। ठीक है, तो ये देखते रहिएगा। 5वें
दीवार की मुख्य सामग्री में अब यही चीज़ है, देखिए दीवार मिट्टी या कच्ची ईंटों की बनी हो सकती है, हालांकि इस पर सीमेंट का प्लास्टर और पेंट भी किया जा सकता है। ये वाला मटेरियल देखिए, ये जो अंदर मड की जो ब्रिक्स के साथ इस्तेमाल हुआ है, ऊपर प्लास्टर कर दिया गया है। दीवार ढीले पत्थरों से बनी हो सकती है। यदि पत्थरों को चूने या सीमेंट के गारे से नहीं भरा गया है तो कोड 5 का चयन किया जाना चाहिए। यदि दीवार चूने या सीमेंट गारे से अच्छी तरह से भरी हुई पत्थरों से बना हुआ है तो कोड संख्या 6 का चयन किया जाना चाहिए। ठीक है, अभी कोड भी आपको बताया जाएगा। सब चीज़ें कोड में ही भरी जाएंगी। जैसे प्रश्न नंबर 5 हो गया ना, प्रश्न नंबर 5 के कम से कम 1 से लेकर के 9 तक कोड रहेंगे और उसमें जो यथास्थव संभव रहेगा उसको भरा जाएगा। छत की मुख्य सामग्री, 5वां प्रश्न खत्म हो गया। 6वां आ गया, सामग्री का बड़ा हिस्सा मुख्य सामग्री का निर्धारण करता है। पूरी छत, अभी देखिए छत की सामग्री में कौन सा इस्तेमाल हुआ है, ईंटें, खपड़े का मकान है या ईंटे का मकान है या सीमेंट या सेंटरिंग वाला मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, वो भी कोड संख्या के अनुसार आप भर देंगे उसमें। छत की सामग्री में स्लेट, यदि मुख्य सामग्री सिंगल है तो इसे स्लेट के समान माना जाएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। छत की सामग्री फिर से अभी 6वां प्रश्न चल रहा है। मान लीजिए कि भूतल की छत लकड़ी की है और ऊपरी मंजिल की छत कंक्रीट की है, तो ऐसे में जनगणना भवन की छत को कंक्रीट की छत माना जाना चाहिए। जो सबसे ऊपरी दीवार होगी, जो सबसे ऊपरी छत होगा, कई स्टोरी बिल्डिंग हो जाएगी अगर, तो जो सबसे ऊपरी छत, अगर वो एक ही भवन है तब की बात करें, अगर वो एक ही भवन है और एक ही जनगणना भवन भी है, तब जो सबसे ऊपरी जो छत होगा उसी को हम मानेंगे, उसी की बनी हुई मटेरियल छत की मानेंगे। छत का जो मटेरियल इस्तेमाल किया होगा वो सबसे ऊपरी वाली छत पर निर्भर करेगा। यदि प्रत्येक मंजिल पर अलग अलग जनगणना भवन है तो भूतल पर स्थित जनगणना भवन की छत लकड़ी की, वही बात आपसे कहा मैंने। अगर एक ही जनगणना, ये जैसे घर है, अब यहाँ अलग फैमिली रह रही है और यहाँ अलग फैमिली रह रही है। अब इसका जनगणना मकान संख्या 001 हो गया और इसका जनगणना मकान संख्या 002 हो गया, तो इसके लिए जो छत की मटेरियल इस्तेमाल की जाएगी वो सीमेंट वाली हो जाएगी और नीचे वाली की लकड़ी की हो जाएगी। लेकिन ये अगर ये पूरी एक ही फैमिली है, एक ही लोग रह रहे हैं और इसका जनगणना भवन संख्या 001 ही हो गया, 0001 हो गया, तो इसका जो सबसे ऊपरी छत होगा वही उसका माना जाएगा। ठीक ना। प्रश्न छत और दीवार की। छत एवं दीवार बनाने में मुख्य रूप से कौन सी सामग्री का उपयोग किया गया है, यह आप उससे प्रश्न पूछेंगे मुख्य सामग्री के लिए। छत और दीवार, छत हाथ से बनी टाइल्स, कोड संख्या 3 भरेंगे उसमें, और दीवार अगर पक्की ईंट की है तो कोड संख्या 8 भरेंगे। नोट लिखा हुआ है टाइल, ये क्या लिखा हुआ है, टाइली, टाइलों के ऊपर पॉलीथीन और ईंटों का उपयोग किया गया है। ठीक ना। आगे चलते हैं। छत और दीवार, अब ये घास फूस की बनी हुई है मान लीजिए, तो उसके लिए कोड संख्या 1 है छत के बारे में। ठीक है, अगर वो छपरा उपरा लगा हुआ है तो कोड संख्या 1 इस्तेमाल करेंगे। आगे चलते हैं। अब इसके लिए भी कोड संख्या 1 इस्तेमाल करेंगे। कौन सा, दीवार अगर घास फूस और बांस के लिए बना है, बांस से बना है तो कोड संख्या 1। छत अगर जीआई, धातु, एबस्टस और सीट से बना हुआ है, जैसे वो टीन की शेड आ जाती है उसका बना हुआ है, तो कोड संख्या 8 इस्तेमाल करेंगे। वहाँ पर जो ये कोड आपको दिख रहा है वो एप्लीकेशन में कोड संख्या और उस कोड में क्या लिखा हुआ है, क्या भरेंगे, वो सब रहेगा। आपको कोड याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये मत कंफ्यूज होइए कि हम इतना कोड कैसे याद रखेंगे, तो कोड उसी एप्लीकेशन में रहेगा। कोड के साथ जो एसोसिएटेड मटेरियल रहेगा, जो उसके लिए जो भरा जाना चाहिए, वो पूरा आपको व्याख्या के रूप में लिखा रहेगा। पक्की दीवार, ये सब कोड के इस्तेमाल किए जाएंगे। अब जनगणना भवन का उपयोग कैसे करेंगे। प्रश्न होने चाहिए थे, 16 की जगह पर 8 ही हो पाएगा लगता है, तो देखते हैं आगे। अब 7वां प्रश्न जो आएगा वो जनगणना भवन के उपयोग के बारे में आएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि जनगणना भवन 2-3 प्रकार के होंगे, एक आवासीय होगा और एक आवास सह उपयोग होगा और एक गैर आवासीय होगा। तो किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, क्या वो दुकान के पर्पज़ से इस्तेमाल हो रहा है तो उसको गैर आवासीय बोल देंगे। अगर वो रहने के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो उसके लिए आवासीय भर देंगे, और दोनों के लिए उसी में रह भी रहे हैं और बिजनेस भी कर रहे हैं तो उसके लिए आवास सह अन्य उपयोग के रूप में भी इस्तेमाल कर लिया जाएगा। जनगणना मकान का क्लासिफिकेशन, बड़े थोक बाज़ारों में इन दुकान या कार्यालयों में काम करने वाले लोग रात के समय इसका उपयोग निवास सह दुकान या निवास सह कार्यालय के रूप में आदि के रूप में करते हैं। ठीक है, ये दिमाग में आपको चला गया होगा। फिलहाल जो अभी बताया यहाँ ऊपर वही चीज़ लिखी हुई है। आगे चलते हैं। जनगणना मकान का उपयोग लिखा हुआ है यहाँ पर कि जनगणना मकानों में मौसमी गतिविधियाँ हो सकती हैं, जो घर की सूची बनाते समय
बनाते समय का ये कोल्हू हो गया जहाँ भेली बनती है। तो ये सब सीजनल चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस समय जब तक ये सीज़न चलता है गन्ने का तब तक ये कोल्हू इस्तेमाल में आता है और वो लगा लेते हैं। उसके बाद जब ये सीज़न चला जाता है तो यहाँ से सब कुछ खत्म कर। इसकी पहचान गहन पूछताछ से की जानी चाहिए, नहीं तो पता चले कि आप इसको जो है जनगणना भवन दे दें और अगले महीने ये सब गायब हो जाए। यदि किसी होटल, लॉज या गेस्ट हाउस का उपयोग निवासियों द्वारा सामान्य निवास के रूप में किया जाता है तो उसे निवास सह होटल, निवास सह लॉज, निवास सह गेस्ट हाउस कहा जाएगा, जैसा कि मामला हो, ठीक है। इस चीज़ पढ़ने पर ही सब क्लियर हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे लिखा हुआ है यदि परिवार संस्थागत हो तो संस्थागत पर सही निशान लगाएंगे। संस्थागत का मतलब हो गया पीजी, यही चीज़ है, हॉस्टल टाइप का। जनगणना भवन की स्थिति कैसे बनेगी इसको? कोड 1 अगर अच्छा है, वे मकान जिन्हें मरम्मत की आवश्यकता नहीं है और अच्छी स्थिति में है तो अच्छा है, और कोड संख्या 1 भर देंगे। और कोड संख्या 2 कब भरेंगे? रहने योग्य अगर है, जिन मकानों में मामूली मरम्मत की आवश्यकता है उन्हें रहने योग्य माना जा सकता है, और कोड संख्या 2 का चयन करेंगे इसमें। और उसके बाद तीसरा जर्जर अगर है, ऐसे मकान जो जीर्ण शीर्ण होने के संकेत दिखते हैं या टूट फूट गए हैं और जिन्हें बड़ी मरम्मत की आवश्यकता है, वे मकान जो जीर्ण शीर्ण या बर्बाद हो चुके हैं और जिनका जीर्ण शीर्ण मरम्मत नहीं की जा सकती उन्हें जर्जर माना जा सकता है, और कोड संख्या 3 भरेंगे। अब घरों की स्थिति आप देख सकते हैं तीनों फोटोज़ में, ये देखिए बहुत अच्छी कंडीशन में है इसलिए इसको अच्छा लिख देंगे। और रहने योग्य है तो इसको ये भर देंगे। रहने योग्य का मतलब हो गया इस स्थिति में है, मतलब जो दैनिक रूप से इस्तेमाल किए जाने लायक जो भी आवश्यकताएं हैं उससे पूरी की जा सकती हैं तो उसको रहने योग्य माना जा सकता है। तीसरा जर्जर है, कभी भी गिर सकता है, उसमें रहने लायक जगह ही नहीं है तो उसको कोड संख्या 3 भर देंगे। अब अगला जो 8 क्वेश्चन है इसमें वो मैं लेकर के आता हूँ अगली वीडियो में, नहीं तो फिर ये वीडियो